बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हम चलते हैं जी आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। खबरें क्या हैं हमारे पास। मोहसिन स्पीड का एक और कारनामा, फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट 17 साल बाद मुकम्मल। पोलिंग स्टेशन के लिए मुंतखब स्कूलों में 24 घंटे अमला तैनात करने का हुक्म। स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे और लैंडलाइन टेलीफोन नस्ब। चटपटा बारबेक्यू, कोफ्ते, फ्रोजन मीट खाने वाले होशियार हो जाएं। फूड अथॉरिटी का छापा, मारूफ कबाब सेंटर बंद। और इसके बाद जदीद टेक्नोलॉजी में पंजाब का एक और कदम आपको बताएंगे। आज की खबरें आप जान चुके हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान यूनुस और दुरे नायाब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर की तरफ आ जाते हैं। फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट 17 साल बाद मुकम्मल कर लिया गया है। और कल जब ये अपडेट हमने आपके साथ शेयर की थी तो आपको बताया था कि ये वो तमाम मंसूबे हैं जो कागजों तक महदूद थे और इनको 1 साल के बहुत ही कम अरसे में बहुत ही कम लोगों के साथ सिर्फ एक विल को साथ लेते हुए इसको मुकम्मल किया गया है। जी इमरान जी बिल्कुल, देखें अगर बात की जाए स्पेशली दांतों के इलाज के हवाले से तो तकरीबन हर हॉस्पिटल में कोई ना कोई ऐसा शोबा जो है वो मौजूद होता है जो दांतों का इलाज जो है वो करता है। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है जब भी हम किसी हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल के हवाले से अगर बात करें तो किसी सरकारी हॉस्पिटल का चुनाव करना चाहते हैं कि वहाँ से हमने अपना ट्रीटमेंट जो है वो करवाना है, तो पहले ये देखा जाता है कि आया कि वहाँ पर बेहतरीन डॉक्टर्स मौजूद हैं या नहीं, या वहाँ पर जो मशीनरी है वो अच्छी है या नहीं। तो जवाब जो है वो ना में ही मिलता था खुद हॉस्पिटल के डॉक्टर की तरफ से। एक ही हॉस्पिटल जो है वो लाहौर में बेहतरीन था, जो कि टकसाली में डेंटल हॉस्पिटल है, और वो बेहतरीन हॉस्पिटल है, बेहतरीन वहाँ पर मशीनरी है और सारा जो बोझ था उसी हॉस्पिटल पर मौजूद होता था। अगर बात की जाए, आप ये देखें कि ये कितनी बड़ी ज़्यादती है ना सिर्फ इस शहर के साथ बल्कि आवाम के साथ कि 17 साल से ये प्रोजेक्ट जो है वो इल्तवा का शिकार था। आप साबका हुकूमतों की कारकर्दगी को, वैसे तो वो हर साल अपना कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो जारी करती हैं, तो मेरे ख्याल से उनसे ये पूछा जाए कि 17 साल से आप भंग पी के बैठे हुए थे। आप ये देखें ना कि जब से निगरान गवर्नमेंट आई है हर प्रोजेक्ट को पकड़ के वो रुके हुए प्रोजेक्ट को भी मुकम्मल कर रही है और नए भी इंट्रोड्यूस करवा रही है। भाई ये कौन से इस गवर्नमेंट को कौन से सुराग के पर जो है वो लगे हुए हैं, काम करने की नीयत से आई है ना। तो ये मेरे ख्याल से चीज़ें जो है ना, ये साबका आवाम जो है ना वो साबका हुकूमतों की कारकर्दगी को इस तरह भी देखे कि कौन मौजूदा जो निगरान गवर्नमेंट चल रही है उसके प्रोजेक्ट को सामने रख के देख लेना कि कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो इस गवर्नमेंट ने मुकम्मल करवाए हैं। एक भी प्रोजेक्ट जो है वो ऐसा नहीं है कि जो इस निगरान गवर्नमेंट ने अपने मकसद के लिए या अपने रिलीफ के लिए बनाया। ऐसे ही है। तमाम तर प्रोजेक्ट्स जो हैं, चाहे रोड्स के हवाले से देख लें, अंडर पासिस देख लें, ओवरहेड ब्रिजेस देख लें, हॉस्पिटल्स की हालत देख लें, एजुकेशन के हवाले से देख लें, तो ये तमाम तर प्रोजेक्ट वो हैं जो वाकई अवाम को रिलीफ देने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। और ये एक बहुत ज़बरदस्त अवाम को सहूलत मिल जाएगी। अच्छा, इसका बैकग्राउंड ज़रूर हम शहरियों को बताना चाहते हैं कि ये एक गुजरात के वज़ीर आला थे, उनके दौर में शुरू किया गया 17 साल पहले, और उनको अल्लाह ने कई दफ़ा मौका दिया, इसको मुकम्मल कर सकते थे, लेकिन वो फिर और तरह के कामों से बाहर ना निकल सके। और जिस तरह की करप्शन की कहानियाँ उस दौर में हुई हैं, और मैं समझता हूँ कि उनके साहबजादे किस तरह डिफेंड करते हैं बाहर बैठ के, मैं तो हैरान होता हूँ कि वो बाहर से बैठ के जो ट्वीट करते हैं कि उनको खुद अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए कि क्या हालत किया। ये भी उनका एक प्रोजेक्ट था और ये खंडर बन चुके थे। यहाँ पे लोग अब इस तरफ जाते हुए डरते थे। ये इतनी ज़्यादा इमारत जो है वो खंडर और एक बियाबान मंजर पेश करती थी, जिस पे पहली दफ़ा ये आके वज़ीर आला ने इस पर डिसीजन लिया कि हम इसको हॉस्पिटल में जो इसकी एक्चुअल है उस पर कन्वर्ट करेंगे और एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बनाएंगे दांतों का, जिसके अंदर तमाम फैसिलिटीज़ होंगी। और फर्दर जो आपकी अब चूँकि आप दांतों के अलावा तो हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में आगे चले गए, मैक्सोफेशियल भी हो गया है, अब बहुत सारी सर्जरी में बहुत ज़्यादा जिद्दत आ गई है, और अब दांतों की डेंटिस्ट्री से बहुत हम आगे चले गए, तो वो भी चीज़ें आगे मुतारिफ करानी होगी। अब देखें, अगर किसी का खुदा ना खासा एक्सीडेंट हो जाता है सुयर चेहरे का,
तो उसके दांत और जबड़े की सर्जरी करने का हमारे पास सिस्टम ही कोई नहीं है सरकार में। हमें तो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की तरफ जाने की तवज्जो देने की ज़रूरत है। अभी हम डेंटल हॉस्पिटल बनाने के पीछे पड़े हुए हैं, तो हमारे लिए ये बड़ी प्रॉब्लम थी। अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस पर मैक्सिलोफेशियल सर्जरी भी स्टार्ट होगी, डेंटल सर्जरी का जो प्रॉब्लम है वो भी आपके दांतों का मुकम्मल इलाज होगा, और एक एंटिटी जो सरकार की उजाड़ बेअबान पड़ी थी वो आबाद होगी। नए डॉक्टर्स को भी रोजगार मिलेगा, लोगों को सरकारी सतह पे अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, और जो महंगे महंगे ब्रांड्स हैं दांतों के, लेकिन अब दुआ ये है कि ये निगरान सेटअप जाने के बाद ये सिलसिले इसी तरह से रहें। उम्मीद तो देखिए, मैं फिर आपको अना मैं क्लियर करूं, निगरान सेटअप जा रहा है लेकिन ब्यूरोक्रेसी नहीं जा रही। अल्टीमेट जो मैं हमेशा ब्यूरोक्रेसी से क्या माजरत के साथ बहुत अच्छी उम्मीद है। मुझे उम्मीद तो ये है कि कम से कम जो चल पड़ा है सिस्टम, इसको तो आगे चलाएंगे। प्रोजेक्ट्स जो हम बात करते हैं ना कि फाइलों तक महदूद रह गए, वो फाइलों तक महदूद क्या रहते हैं, ये बात जो है ना बिल्कुल दुर्रे ने आपने ठीक बात की है। देखिए गवर्नमेंट जो है, कैबिनेट जो है, असेंबली जो है वो डिसीजन तो ले लेती है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है ना वो ब्यूरोक्रेसी पे आता है। ये जो हम कहते हैं ना कि फाइलें सर्द खाने की नजर हो गई हैं, कहाँ होती है ये यहाँ, और उनके पास बड़ी टेक्निकल चीजें होती हैं, टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, वो किसी चीज पे भी, किसी फाइल पे भी कुछ भी लगा के। अब ये देखें ना कि इस प्रोजेक्ट को बुला के ना इमरान, सॉरी, हमें सहाफियों को बुला के कहा जाता है कि देखें सरकार डिसीजन नहीं लेती, हमें फंड्स नहीं देती। अब तो फंड्स भी दे दिए, डिसीजन भी ले लिए। अब आप ये देखें ना कि वज़ीर आला ने कहा है कि 435 डॉक्टर जो है ना वो यहाँ पर अपनी खिदमात जो है ना वो सरअंजाम देंगे। अब ये देखें, ये गवर्नमेंट ने तो डिसीजन ले लिया, अगर ये गवर्नमेंट रुकती तो ये आप यकीन जाने ये 435 डॉक्टर जो है वहां आपको काम करते हुए नजर आते, ठीक है। अब ये हुकूमत जाएगी, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी क्या करेगी कि जी उन लोगों को हायर कैसे करना है, बड़े मसाइल हैं, जब काम ना करना हो ना, जब काम ना करना हो तो फिर ऐसे बहाने। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि हम दुआ गो हैं कि ये समरात अवाम तक पहुंचे। अगली खबर की तरफ आएंगे जी। सेहत कार्ड नई पॉलिसी से इंश्योरेंस अखराजात 51 अरब रुपए कम। दुर्रे नायाब रोशनी डालिएगा इस पे जरा। जी, वही 51 अरब रुपए कम हुए जो हमेशा हम बात करते थे कि कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स भी जो हॉस्पिटल कहलाने के नाम पर तौहीन थे, और कुछ हॉस्पिटल ऐसे थे जो हॉस्पिटल कम और कोई हॉस्टल का मंजर ज़्यादा पेश करते थे कि 10-10 बेड लगे हुए हैं और 8-8, 5-5, 10-10 बेड पे, छोटे से 10-10 मरले पे, केनाल पे आपने छोटे छोटे भी हॉस्पिटल्स को जो है ना वो डिक्लेयर कर दिया ऐसे, जो कि उनकी पहले ही हॉस्पिटल होने पर भी एक क्वेश्चन था। तो एक तो पहले आपने ये इंटेलेक्चुअल करप्शन कर दी पिछली गवर्नमेंट ने कि उनको हॉस्पिटल डिक्लेयर करके आपने उनको पैनल में शामिल कर लिया। अब वो किन के थे, किन की नवासियात थे, हो सकता है कि ब्यूरोक्रेसी में भी कुछ अफसरान बैठे हो जिनके आशीर्वाद से ये हॉस्पिटल बन गए और उस पर पैसे रिवर्स हो रहे हो सारे। अब इसकी फिर रिवर्शन कि आपको बहुत अच्छे तो म्यारी सहूलियात डॉक्टर सर्जन मिल जाता था, लेकिन दवाइयों पे और सेहत सहूलियात पे बहुत बड़ा सवाल था, वो आपको अप टू डेट नहीं मिलती थी। वहाँ पे अच्छे दिल वाले डॉक्टर जो है आपके ताल्लुकात खुद कहते थे कि आप ये सेहत कार्ड वाली दवाइयाँ ना लें, आप दवाइयाँ बाहर से लें और सर्जरी और बाकी जो है फैसिलिटीज़ आपको सेहत कार्ड पे दे देते हैं। इस तरह के केसेस सामने आए। फिर हैवी पेमेंट्स जो हैं वो की गई अस्पतालों को, और अस्पतालों के ये जो नाम नेहाद अस्पताल है, मैं सबका नाम तो किसी का नहीं ले रहा, लेकिन ये नाम नेहाद अस्पताल के मालकान जो हैं वो छोटी से बड़ी गाड़ियों में, बड़ी गाड़ियों से बहुत बड़ी गाड़ियों में पहुंच गए, उनके दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो गई, और वो चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। तो उससे बजट क्या था, ये सारा ओवर साइज था। ओवर साइज बजट में 51 अरब रुपए, चले आप 51 अरब को भी छोड़े, आप कहते जी कि हमने बहुत कट टू साइज करके 25 से 20 अरब रुपए इजाफी जो है वो अखराजात आ रहे थे, जिसका कोई जवाब नहीं था, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। बाकी जो है वो आपने थोड़ा कट लगा दिया, कुछ चीज़ों को राइट साइजिंग कर दी, कुछ आपने अमीर तबके को थोड़ा सा डिसाइज किया कि जी जो खर्च कर सकता है, जिसकी इनकम इतनी है वो तो इससे इतनी सहूलत लेगा, 100% नहीं ले सकेगा, किया आपने। लेकिन मैं फिर भी ये दावा कर रहा हूँ कि 20-25 अरब रुपया जो है वो आपको मसला के टीका उसका लग रहा था। बिल्कुल ऐसे। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपने किन किन कैटेगराइज में, किन किन अस्पतालों को नवाज के, किन किन के पीछे किक बैक्स थे, इन सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए ना। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, और मैं इमरान से भी ये इस पर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि इमरान आखिर इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत क्यों नहीं है। उस वक्त के वज़ीर जो हैं, उस वक्त की जो बहुत बड़ी बड़ी सियासी जो बंदे थे, उनके बारे में भी क्यों ये डिसीजंस के बारे में इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करते, आखिर ये क्यों किया गया। ये लोग दुर्रे नायाब भाई, ये लोग असम्बलियों में ही बैठे होते हैं माजरत के साथ। और आप यकीन जाने कि जब हम इस प्रोजेक्ट के हवाले से लोगों से सुनते थे ना, कि लोग कहते थे कि यार गवर्नमेंट जो है बड़ा अच्छा उसने काम किया है कि सेहत कार्ड लेकर अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं ना,
हॉस्पिटल्स की जो सूरत हाल थी वो तो दूर ने आपने बड़ी बेहतरीन जो है ना वो बता दी, और बाकी ये हकीकत। अब मैं इस चीज़ को जो है वो थोड़ा आगे लेकर चलता हूँ कि लोग जो है वो ये कहते थे कि जब हम सेहत कार्ड लेके जाते हैं ना तो फट से हमारा इलाज मुआवजा जो है ना वो होता था। वहीं पर ऐसे लोग भी थे जो कहते थे कि यार हमारे पास सेहत कार्ड तो नहीं है, लेकिन हम कैश में पैसे लेकर भी कहते थे ना कि यार हमारा ट्रीटमेंट करो। वो कहते थे नहीं भाई पहले हम सेहत कार्ड वालों को देखें। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि अगर एक बंदे के ऑपरेशन पे या उसके ट्रीटमेंट पे 1 लाख रुपया खर्च आ रहा है और वैसा ही ऑपरेट और वैसा ही ट्रीटमेंट जो है वो सेहत कार्ड वाले पे आना है, तो वो 1 लाख की बजाय वो 3 से 4 लाख रुपया चार्ज करते थे। ये भी बड़ी सिस्टमेटिक करप्शन थी, बिल्कुल, जो कि अभी तक जो है ना इस पे कोई चीज जो है ना वो बिल्कुल दुनिया में ठीक है कि इस पे भी इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए और उन हॉस्पिटल को बैन करना चाहिए। ये तो बात की बात है कि किन किन शख्सियात ने, मैं सियासी शख्सियात का नाम लूंगा कि ये सियासी शख्सियात ही थी जिन्होंने हॉस्पिटल को जो है मंजूरी दी, उनको इस फहरिस्त में लेकर आए कि जो है सेहत कार्ड का इलाज जो है वो कर सकते हैं। इस पर भी इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए। बड़े बड़े नाम सामने आए, लेकिन फिलहाल जो अभी सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं, जो आजकल हम फिजा में नारे वादे दावे गूंजते देख रहे हैं, वो तो बड़े डिफरेंट हैं और आवाम की ज़िंदगी बड़ी आसान बना रहे हैं। खैर उनकी तरफ आएंगे, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आएंगे अगली खबर की तरफ। आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। और खबर जी है CBD ग्लोबल विलेज सॉफ्ट लॉन्चिंग फेस्टिवल 2 से 4 फरवरी होगा। दुरे नायाब से जान लेते हैं। जी दुरे नायाब। जी बिल्कुल, एलोस पॉइंट पे ये रेस्क्यू 1112 की अकेडमी थी पुरानी, उसकी जगह जो है अब CBD को फॉर कमर्शियल हब बनाने के लिए दी गई है और बहुत ही अच्छा डिसीजन है क्योंकि वो बिल्कुल ज़ाया पड़ी थी और रेस्क्यू 1112 की नई अकेडमी में शिफ्ट होने के बाद उस जगह को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो नहीं रहा था। आपको देखें रेवेन्यू जनरेशन करना है, कमर्शियल करना है, उसमें फिर इस गवर्नमेंट ने CBD ने जो ऑलरेडी प्लान किया हुआ था एक लाहौर सोक के नाम से ना उन्होंने एक जॉइंट वेंचर बनाया है। अब उसके जो राइट्स हैं वो दे दिए गए थे कंपनी को, मार्केटिंग कंपनी को। अब वो इस हवाले से एक पूरा जो कहते हैं ना प्री लॉन्च फेस्टिवल कर रही है 2 से 4 फरवरी में, और ये बड़ा ज़बरदस्त होगा और इसमें लोगों को बुलाया भी जाएगा, उनको बताया भी जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं ना आपके अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट होगा और इसके लिए काम जो है वो बहुत करना ज़रूरी है। एक तो ये बात, और दूसरा भी ये जो ख़बर की तरफ आऊँ मैं, लेकिन लाहौर ग्लोबल विलेज वाला वो ऑलरेडी LDA का प्रोजेक्ट था और 7, 8, 9 साल से वो बिल्कुल अबंडेंट पड़ा था, उस पर काम नहीं हो रहा था, बिल्डिंग बनाई गई थी, उसको भी इन्होंने सेम प्रोजेक्ट पे आउटसोर्स करके उसकी कमर्शियल राइट्स को वो भी अब उसको भी एक फेस्टिवल की तरफ लेके जा रहे हैं ताकि उसकी प्रॉपर लॉन्चिंग करें। और उसके अंदर कोई 54+ दुकानें हैं, फूड कोर्ट्स हैं, फूड एरिया है, शॉपिंग एरिया है, प्ले एरिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको भी आउटसोर्स किया जाएगा मुख्तलिफ अच्छे जो लाहौर के मॉल हैं उसकी तर्ज पर, और सिंगल ऑनर कंपनी को दिया जाएगा ताकि वही उसकी मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, पार्किंग, ईच एंड एवरीथिंग चलाएं। और रेंटल जो है उसमें आने की तवक्को करोड़ों में है, सालाना 50 करोड़ के करीब उसका बनाया गया है, शायद इससे ज़्यादा हो, लेकिन मैं रियलिटी टाइम पे कह रहा हूँ कि 50 करोड़ सालाना रेवेन्यू लेना तो उससे कोई मुश्किल बात नहीं होगी। तो ये दोनों साइमल्टेनियस मैंने इसलिए ब्रीफ किए हैं क्योंकि साइमल्टेनियस दोनों ही प्रोजेक्ट लॉन्चिंग की तरफ जा रहे हैं और आपको नज़र आएगा कुछ दिनों के अंदर कि इस पर बाकायदा इंटरनेशनली कंपनीज आएंगी। जिस तरह CBD ने इंटरनेशनल मार्केट कैच की है, इसीलिए CM ने उनको ये टास्क दिया था कि वो भी इंटरनेशनल मार्केट कैच करें, क्योंकि लाहौर की हद तक एक ठीक है बात, लेकिन लाहौर से हट के भी दुनिया बहुत है। आपकी कराची बेस्ड कंपनी, इस्लामाबाद बेस्ड कंपनी, दुबई बेस्ड कंपनी, सिंगापुर बेस्ड कंपनी बहुत हैं, वो आना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो कंपटीशन होगा आपका लोकल बिजनेस के साथ और अच्छा होगा। नहीं है अच्छा, अब आपके मुल्क के लिए बड़ी अच्छी बेहतरी हो जाएगी। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। कुछ सियासी गहमा गहमी का जिक्र कर लें। पोलिंग स्टेशन के लिए मुंतखब स्कूलों में 24 घंटे अमला तैनात करने के अहकाम, स्कूलों में CCTV कैमरे और लैंडलाइन टेलीफोन नस्ब किए जाएंगे। इमरान देखें जी, ये चीज़ें जो हैं ये अशद ज़रूरी थी। हर बार जो है इस हवाले से बात तो होती थी, लेकिन इलेक्शन डे वाले दिन ये सारी चीज़ें ना आपको मैं कहता हूँ कि नाकारा ही साबित होती है। ये बहुत बड़ा टास्क है तमाम पोलिंग स्टेशन पर ये इंश्योर कराना कि कैमरेज अवेलेबल हैं, उन कैमरों की मॉनिटरिंग। बिल्कुल आप सही बात कर रही हैं। देखिए ये मुश्किल काम नहीं है, करने को तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन असल बात ये है कि जब आपने वाकई फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हो तो फिर आप ऐसे स्टेप जो है ना वो लेते हैं। अब ये देखें कि हमेशा यही बात होती थी कि पोलिंग स्टेशन पे
प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो मौजूद हैं उन्होंने अगर इलेक्शन कमीशन से रब्ता करना है तो बाज़ फ़ोन जो है वो उनके नहीं चलते थे। अब ये भी बड़ा अच्छा डिसीजन है कि वहाँ लैंडलाइन नंबर जो है वो दस्तयाब होंगे कि खुदा ना खास्ता किसी भी नाखुशगवार वाक़े अगर रोनुमा होता है या कुछ ऐसी बदमज़गी होती है तो फौरी तौर पर पुलिस को या वट किसी को भी कॉल जो है वो वहाँ से मिलाई जा सकती है। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सीसीटीवी कैमरे जब ऑब्वियसली वहाँ पर मौजूद होंगे तो उससे तमाम तर फुटेज जो है देखी जा सकेगी कि लोग जो है वो इल्ज़ामात लगाते हैं कि धांधली की जो बात की जाती है तो देखा यह जाएगा कि एक बंदा एक ही वोट कास्ट कर रहा है या इल्ज़ाम लग रहा है कि ज़्यादा वोट जो है वो कास्ट किए जा रहे हैं या मुख्तलिफ पार्टीज। देखिए जो बूथ वहाँ पर मौजूद होते हैं वहाँ पर मुख्तलिफ जमातों के अपने लोग जो हैं वो भी मौजूद होते हैं और जब वो देखते हैं कि टर्न आउट जो है वो हमारे अगेंस्ट जा रहा है तो वो फिर रोला जो है वो धांधली का ही डालते हैं। कम से कम उससे ये चीज़ें जो है ना वो भी क्लियर हो जाएंगी। तो ये वही बात है कि जब आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने होते हैं तो फिर आपको ऐसे स्टेप जो है वो लेने पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही दुर्रे अब आपका कमेंट चाहिए। बिल्कुल, ये सिक्योरिटी पर्पस और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है और इसका कंट्रोल रूम का जो पूरा सिस्टम है वो कई जगह दिया जाएगा, जिसमें लाहौर का कंट्रोल रूम भी होगा, उसमें महकमा दाखिला का अपना कंट्रोल रूम होगा, सिक्योरिटी दीगर एजेंसीज के पास उसकी अपनी एक्सेस होगी, लाहौर पुलिस उसको अलहदा मॉनिटर कर रही होगी। तो वन टाइम पे एक छत के नीचे बैठ के इतनी एजेंसीज को जो सहूलत दी जा रही है बहुत अच्छी बात है। फिर रिकॉर्ड भी रहेगा आपके पास। और हमेशा जो एक सियासी जमात इल्ज़ाम लगाती है धांधली का, तो मेरा ख्याल है कि उसका भी किसी वक्त प्रूफ देना बहुत ज़रूरी हो सकता है कि कल को वो कहें जी कि हमें तो वहाँ पे ये किया गया, हमें तो पता नहीं दाखिल नहीं होने दिया गया, हमें पोलिंग स्टेशन के अंदर मारा गया, या हमें पता नहीं कोई ठप्पा लगाना था वो किसी और ने लगा दिया। तो इन चीजों के अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये सब हो भी जाएगा ना, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये एक रिवायत है कि बाद में ये वाले ऐसे आपको जुमले सुनने को मिलते ही हैं, धांधली हुई, हमें ये नहीं करनी, जितनी मर्जी सिक्योरिटी हो जाए, जितने मर्जी कैमरे हो जाए, ये एक रिवायत के मुताबिक चीजें चलती हैं। फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए और अपना दामन साफ रखने के लिए इस सेटअप को कुछ तो करना था। अब उसमें क्या वो कर सकते थे? उसमें वो जो फेयर फ्री निगरान होते हैं जो मॉनिटर कर रहे होते हैं इलेक्शंस को, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल मीडिया, उसके बंदे बिठाना तो हर जगह मुमकिन नहीं होता। और बिल्कुल निगरान वज़ीर आला ने बारहा ये चीज वाज़ेह की है कि वो मुकम्मल तौर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो पुरअमन हो, फेयर एंड फ्री हो, और इसके लिए तमाम तर कोशिशें काविशें उनकी पूरी टीम कर रही है और इसी ज़मीन में ये सिक्योरिटी के इक़दाम भी किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अब हमने आना है ब्रेक के बाद। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं हर इलाके में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नौजवानों को वज़ाइफ भी देंगे। अब उन ख्वाबों की तरफ आ जाते हैं जिनकी ताबीर के फिर आप सब लोग मुंतज़िर भी रहेंगे। ब्रेक के बाद आएंगे जी। वेलकम बैक। अच्छा जी, हमारे एक मेहरबान जो मनाजरे का चैलेंज दे रहे हैं, उनके अपने सूबे के स्कूलों में डेस्क तक मौजूद नहीं है। ये आजकल थोड़ी सी मुकाबले की फिजा भी नज़र आ रही है, आवाम को एतमाद में लेने की कोशिशें भी की जा रही हैं, कहीं मनाजरे के चैलेंज दिए जा रहे हैं। इमरान जी देखें जी, साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब जो हैं, इन्होंने कल वर्कर कन्वेंशन से जो है वो ख़िताब किया और अपने वर्कर्स को इन्होंने यकीन दिलाया है कि जी जब हम 8 फरवरी को हम कामयाब जब हो जाएंगे तो 2 चीज़ें जो है वो इन्होंने बात की है कि तलबा को वज़ाइफ और लैपटॉप जो है वो देंगे हम, ठीक है, और इसके साथ इन्होंने कहा है कि हर इलाके में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। तलबा के हवाले से बात करें तो नो डाउट मुस्लिम लीग नून ने लैपटॉप स्कीम जो है वो मुतारिफ करवाई, फिर वज़ाइफ जो है वो भी तलबा को दिए स्कॉलरशिप्स की मद में, जो कि एक बड़ी अच्छी बात थी। और ये इन्होंने तलबा पे कोई एहसान नहीं किया, ये इनकी जिम्मेदारी थी रियासत की कि उन्होंने हर हवाले से, ठीक है आप सरकारी स्कूल कॉलेजेस में तालीम को बेहतर नहीं कर पाए तो कम अज़ कम तलबा को इस काबिल कर देंगे वो बेचारे खुद से कोशिश करके बेहतर तालीम जो है वो किसी तरीके से भी हासिल कर सकते नहीं। लेकिन आप उस वक्त तो ये कहते थे कि जी एक सियासी जमात मुखालफ के जी ये लालच दी जा रही है तलबा को, लैपटॉप नहीं दिए जा रहे, ये उनको पता नहीं क्या कोई लालची टाइप के ना कोई ऐसा आप सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं। और अब देखें वो सारे काम खुद ही करने पड़े। और मैं कहता हूँ कि जितनी साबिक जो हुकूमतों को मकाफात अमल का जितना जल्द सामना करना पड़ रहा है, मैंने अपनी 15 साल के कैरियर में नहीं देखा। बल्कि पीटीआई ने तो अपने दौरे हुकूमत में ये लैपटॉप स्कीम जो है वो बिल्कुल बंद कर दी थी और 4 साल तलबा को जो है वो लैपटॉप नहीं मिले थे। और उसके बाद अगर बात की जाए कि हर इलाके में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो इस बात से मुझे इख्तलाफ है कि अगर मैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से अगर बात करूं तो खेल के हवाले से
इन्होंने नौजवानों को उस किस्म की सहूलियात फराहम नहीं की। माजरत के साथ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के हवाले से इन्होंने पहले भी कई प्लान जो है वो हुए। थी हमने उनको देखा, ये देखें ना 11 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस इमरान बन गए, बना दिए इन्होंने, स्टार्ट कर दिए। उसके बाद 10 साल से 8-9 साल से उनके फंड भी नहीं दिए। हाँ, वही ना, ठीक है, फिर निगरान सेटअप ने आके उनको प्रायोरिटी पे कंप्लीट कराया, फंड दिए हैं। फिर पिछली गवर्नमेंट में, मैं इल्ज़ाम इन पर आयद नहीं करता, इतने मुश्किल कर दिए हैं। मुझे बताएं वहाँ पे 2 लाख या 5 लाख की मेंबरशिप कौन सा स्टूडेंट लेगा? नहीं, कौन सा नौजवान लेगा? हम तो छोटे होते जब कॉलेज स्कूल में थे तो हम तो फ्री सहूलत कहीं देखते थे, कहीं पे बैडमिंटन खेलने की इजाज़त मिल जाए, कहीं पे हम जाके कोई हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर ले और फ्री हो जाए, हमारी इतनी जेबों में पैसे नहीं होते थे। और अब ये हालात हैं कि लोगों के पास जेबों में पैसे होने के बावजूद भी इतने अब उनके पास नहीं रह गए वसाइल कि वो इन चीज़ों पे वो खर्च कर सकें। बिल्कुल ऐसे ये तो आपको फ्री फैसिलिटी देनी पड़ेगी, तो इसमें भी रेगुलेशंस थोड़ी सी चेंज करने की जरूरत है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो जो एक अपॉर्चुनिटी आपने बनाई है उसके समरात भी तो आवाम तक पहुंच सके। अगर वो इतने स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन के बंद ही पड़े रहेंगे। अच्छा, कोई 2 लाख जमा करके ले भी लेते हैं, ठीक है, आपके बच्चे हैं, स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, आप ले लेते हैं, तो उनको फिर जो 15-15 हज़ार रुपये महाना फीस देनी पड़ेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस के लिए ये तमाम तर सुहाने ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। अब वज़ीर आला ने जितनी एफर्ट करनी थी कंप्लीशन की करके हैंडओवर कर दिया है, बाकायदा एलडीओ को वापस किया है, फंड दिए और काम मुकम्मल करा के 3-4-5 किस्म के सब्ज़ादार चला दिया, ताजपुरा चला दिया, गुलबर्ग चला दिया। अब सवाल ये है आने वाले दौर पे, क्या ये वहाँ पे मुफ्त सहूलियात एक्सरसाइज की, आपको मुख्तलिफ जिम की और स्विमिंग की, टेनिस की, बैडमिंटन की, क्या वो तलबा को देंगे? क्या वो उनको ये 2 लाख 5 लाख की जो डिफरेंशिएट फीसिस कलेक्शन में है, क्या वो ये ख़त्म करेंगे? कम से कम ये है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी पैकेज दिए हैं ताकि उनको फ़ायदा भी हो सके, इन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का कुछ तो फ़ायदा हो। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा सोचने का आप सबके लिए वक्त है, क्योंकि हम लोग हमेशा, मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ बाहर के खाने को बहुत प्रेफर करते हैं। अच्छा जी, बारबेक्यू, कोफ्ते, फ्रोज़न मीट खाने वाले होशियार हो जाएं। फूड अथॉरिटी ने छापा मारा है, मारूफ कबाब पॉइंट है जिसको बंद किया गया है। हम लोग पता नहीं क्यों, आप ना सिर्फ वीकेंड पे बल्कि पूरे हफ्ते आप मुख्तलिफ पॉइंट्स पे चले जाएं शहर में, जितने भी पॉइंट्स हैं ऐसे रश होता है, बारी नहीं आती। दुरे नायाब देखें, अब आदत में पड़ गई है कि घर के खाने को जो कम से कम आप, ठीक है, हफ्ते में कोई अगर बहुत अफोर्ड करता है हफ्ते में एक दिन कोई ट्राई कर ले, 15 दिन में एक दफ़ा चला जाए, महीने में एक दफ़ा आप अच्छा खाना ज़रूर खाएं, लेकिन अच्छा खाएं ना। अच्छा खाना, मैं वही कह रही हूं, अच्छा खाएं ना। आप अगर आप घर के अच्छे खाने को छोड़ के और अपनी सुस्ती काहली को थोड़ा सा वो करने के लिए आप बाहर जा रहे हैं, तो किसी अच्छी जगह पे खाना खाएं जहाँ पे सर्टिफिकेशंस प्रॉपर हो, जहाँ पे अच्छा गोश्त इस्तेमाल होता हो। और लाहौर का गोश्त तो आपको पता है पूरी दुनिया में वैसे बड़ा मशहूर है, और उसमें तो कितने लतीफ़े भी बने। और बाहर से आने वाले लोग जो है ना, हमारे दोस्त वगैरह फैमिली बाहर से आने वाले क्या कहते हैं, जब हम लोग बाहर गए थे, पता नहीं दुरे ने आपको याद है कि नहीं, कि तब लोग हमें कहते थे कि यार वहाँ तो आपने ये खाया हुआ है, यहाँ अच्छी चीज़ खा लें, यहाँ अच्छी चीज़ खा लें। तो हम बाजू का ये बड़े हलाल हरामे पड़ते थे ना बाहर जाके, अमेरिका इंग्लैंड जाके, वो कहते भाई आपके खोतों से बेहतर है, ठीक है, आप ट्रस्ट रखें। सही बात है, लिटरली ये बात कर रहा था। और जो चीज़ कहते हैं ये गोरे लिखते हैं ना, अगर ये हलाल है, ये हराम है, या जो भी वो जो लिखते हैं वही होता है। क्योंकि हम उसमें शक भी करते थे, हम कहते थे यार इन्होंने पता नहीं लिख दिया, पता नहीं किस तरह से इन्होंने ज़िबा किया है, नहीं किया। तो बात हमारा क्या है जी, हमारे हालात आप ये देख लें कि जी इतना रश लगा होगा, बाहर लोग खा रहे होंगे, वैसे कह रहे होंगे कि जी हमारे पास खाबे खाने को पैसे नहीं है, खर्चे करने को कुछ नहीं है, लेकिन अब लाहौरिये चटोरे भी हैं, चस्कोरे भी हैं, तो इसका फ़ायदा जो है ना इस तरह का माफिया उठाता है। और पहले मुर्दा मुर्गियों का पूरा एक गैंग पकड़ा गया, उसके बाद ख़राब गले सड़े शरीप आए, स्टोरों में रखे पता नहीं किन हालत में, वो एक माफिया पकड़ा गया। फिर मछली जो है जिस तरह से वो ट्रांसपोर्ट की जाती है और सफाई का ख्याल नहीं किया जा सकता, बहुत सारे मछली पॉइंट्स ऐसे भी निकले कि वॉशरूम्स के साथ उन्होंने स्टोरिंग बनाए हुए हैं, और वो क्या, अब मैं बताऊँ मेरा दिल ख़राब हो रहा है। तो अब ये कीमा एक ऐसी चीज़ है, याद रखें, जिसके अंदर सब कुछ घुल मिल जाता है, आप उसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते, आप अलहदा नहीं कर सकते। तो कीमे और कीमे से बनी आइटम पे तो खसूसी ख्याल रखना चाहिए। हम बड़ी मशहूर, हम बड़ी जगहों पे जाते हैं कि जी आज जाके वहाँ पे तवा कीमा खाना है, आज जाके वहाँ पे जो बड़ा ज़बरदस्त कीमा बना है, तो इसको तो मैं सब कुछ खाने को तैयार हो जाता हूँ, लेकिन मैंने कीमे पे मैं कहता हूँ कि कीमा मैंने नहीं खाना।
बाकी चलें ठीक है, जो भी कहीं किसी ने बनाया है, किसी ने खलूस के साथ दावत दे दी, कोई दोस्त आपके घर ले आया, कुछ आप क्या करेंगे? ये वो एक वाहिद आइटम है। हलीम होगी, कीमा हो गया, मिक्स दाल हो गई, जिसमें बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाते हैं और बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर देते हैं। मुझे पता है चिकन, मटन, बीफ, हलीम हो कहीं पे, आप कैसे सेग्रीगेट करेंगे क्या डाला क्या नहीं डाला? पता ही नहीं चलता। मुझे लगता है इमरान ना कहीं माजी में खाता रहा है ये चीज़ें बहुत शौक मेरे पास से। वक्त बहुत कम है, एक कमेंट चाहिए। कमेंट मेरा सिर्फ ये होगा कि ये देखें कि ये नवीद कबाब यूनिट था गुलशन राय में, जो कि बहुत बड़ा है, और इस पे जो है एक्सपायर गोश्त जो है वो मिला है 4000 के करीब, उससे कोफ्ते और कबाब बनते थे। दुर्रे नियाम ने जो बात की थी ना कि बाहर गोरों ने लिखा होता है अपनी प्रोडक्ट पे, और जो लिखा होगा वही होगा, क्यों होगा? वहां के कवानीन सख्त है। यहाँ पर इस छापे के बाद आपको यकीन होगा कि अभी भी लाहौर में गैर मयारी चीजें, खुराक लोगों को मिल रही है। इमरान का नाम बदलेगा, नवीद से शरीफ हो जाएगा, कुछ और बदल, ऐसे ही है। आप ये देखिएगा कि इसको सर्वमौत किया जाएगा, पैसे देंगे। अदरवाइज आप शहर में कहीं पे भी चले जाएं, ये तो खुलेआम ही सब कुछ हो रहा है। बस आप खाना खाते हुए बस एहतियात करें बाहर से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस के बाद आएंगे जी। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं खिदमत के जज्बे से सरशार अल खिदमत फाउंडेशन के हवाले से, जो कि अवाम की फलाह के लिए ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इनके फलाही इदारे बहुत अच्छे तरीके से अवाम की फलाह बहबूद में सरगर्म अमल नज़र आ रहे हैं। 1990 में इसका क़याम अमल में लाया गया, और इसका क़याम जब अमल में लाया गया तो मकसद क्या था और कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ और आज कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। आज अगर हम देखें शोबा सेहत के हवाले से इनकी खिदमात पेश हैं, रोज़गार फराहम करने के हवाले से, तालीम फराहम करने के हवाले से, तो खिदमत का जज्बा लेकर अल खिदमत फाउंडेशन इस वक्त मैदान अमल में है और आवाम के लिए खिदमत के जज्बे से सरशार होकर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। हमारे आज के मेहमान जिनका तारुफ मैं कराना चाहूँगी जी, इंजीनियर अहमद हमाद रशीद साहब हैं, सदर अहमद फाउंडेशन है। इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी, 1985 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने FCB किया, FC कॉलेज से भी इन्होंने तालीम हासिल की, और इसके बाद जी ये अल खिदमत फाउंडेशन में भी अपनी जो सरगर्मियाँ ये सर अंजाम दे रही हैं और आवाम की खिदमत के जज्बे से ये भी सरशार हैं। किस तरह से अल खिदमत फाउंडेशन का ये हिस्सा बने, इनका असल में मकसद क्या था अल खिदमत फाउंडेशन ज्वाइन करने का, और यहाँ पर आवाम के लिए किस तरह से ये अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, ये इनसे जानेंगे, और मकसद इसका क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, अल खिदमत फाउंडेशन जब सोचा गया कि इसका क़याम अमल में लेकर आना है, तो बुनियादी मकसद क्या था, स्टार्ट कहाँ से किया और आज कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? इसमें बुनियादी तौर पे जी पाकिस्तान में आपको मसाइल का तो पता है, बहुत से जो हुकूमतों के करने के काम हैं वो NGO सेक्टर कर रहा है। तो अल खिदमत फाउंडेशन चूँकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और आपको ये सुनकर खुशी होगी कि पाकिस्तान के तमाम 171 डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हर ज़िला में अल खिदमत फाउंडेशन का सेटअप है, ऑर्गेनाइजेशन है, और तमाम ऑफिस बेयरर्स, ऑल डिसीजन मेकर्स, दे आर ऑल वॉलंटियर्स। सब लोग रज़ाकार हैं, फी सबीलिल्लाह काम करते हैं, और उसमें कोई कॉम्पनसेशन नहीं है। और आप भी ऐसे ही गालिबन इसका हिस्सा बने? मैं खुद भी बिजनेस बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर। अभी मैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ और अपना टाइम मैं अल खिदमत को देता हूँ। तो इसी तरह सब लोग कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे अदारे हैं, हज़ारों अदारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो उनमें जो प्रोफेशनल्स हैं वो उन अदारों को रन करते हैं। सो इट्स अ ब्लेंड ऑफ वॉलंटियर्स एंड प्रोफेशनल्स। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, और इसका सिला आपको अल्लाह ताला देता है अगर आप किसी कार्य खैर में हिस्सा डालें तो। और दूसरा ये है कि अल खिदमत फाउंडेशन जो है उसकी रीच चूँकि बहुत ज़्यादा है, हर पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, तो हमारे ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फ्लड आया था, तो अगर हमने DG खान में जाके काम करना है तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम खुद जाएं, क्योंकि ऑलरेडी आपके हमारी वहाँ टीम मौजूद है। दे कैन आइडेंटिफाई द बेनिफिशरीज। ये नहीं हो सकता किसी गलत बंदे तक चीज़ पहुँच जाए, उनको पता होगा कौन मुस्तहक है कौन मुस्तहक नहीं है। तो इस तरह हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ती है और हमारी ऑपरेशनल एंड एडमिन कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो ये एक सहूलत है। और दूसरा ये है कि अल खिदमत जो है वो 7 एरियाज़ में काम करती है। जनरली लोगों का ख्याल होता है शायद सिर्फ डिज़ास्टर में कर रही है। अल खिदमत फाउंडेशन हेल्थ, एजुकेशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कम्युनिटी सर्विसेज, क्लीन वाटर,
माइक्रो फाइनेंस जिसको हम रोज़गार स्कीम भी कहते हैं, और छोटे-छोटे कर्जे ऑर्फन केयर इसमें हम काम कर रहे हैं। और क्लीन वाटर के हवाले से मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में इस वक्त 50 लाख लोग रोज़ाना अल खिदमत फाउंडेशन के प्रोजेक्ट से साफ़ पानी पीते हैं। 50 लाख लोग रोज़ाना उससे फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरह 27,000 ऑर्फन्स की हम कफ़ालत कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा नंबर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बुनियादी तौर पे इन फील्ड्स में हम काम कर रहे हैं। तो हेल्थ में हमारे 40+ हॉस्पिटल्स हैं, 60+ मेडिकल सेंटर्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ एम्बुलेंसेज, बहुत बड़ा हमारा सेटअप है। जैसे अभी कोविड आया था, तो कोविड में जो प्राइवेट सेक्टर में पहली NGO सेक्टर में पहली जो लैब हमने बनाई, तो उसमें जो लोग एक्सप्लॉयट कर रहे थे, बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट कर रहे थे, तो हमने 3000 में टेस्ट करने शुरू किए, तो वो लोगों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ था, बड़ी आसानी पैदा हुई। तो इसी तरह ये है कि जो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि ये वो इदारे हैं जो दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं, उन लोगों की खिदमत करते हैं जिनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। ज़रूर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर सेहत की सहूलियात दे रहे हैं, तालीम की सहूलियात, वो लोग जो कि इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तरीक़ेकार क्या है, कैसे आपसे रब्ता कर सकते हैं? देखिए जी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी रीच है, पूरे पाकिस्तान में हम लोग हैं, तो और जब हम इतने एरियाज़ में काम कर रहे हैं, तो हमारा कम्युनिटीज़ के साथ काफ़ी इंटरेक्शन है। आप कहें कि लाखों वॉलंटियर्स हैं जो हमारे साथ अटैच्ड हैं, तो हमें कम्युनिटीज़ में से लोगों को छांटना, स्कैन करना कोई मुश्किल नहीं है कि जिनकी जो ज़रूरतमंद हैं, मुस्तहक हैं, हम उनको आसानी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे क्या क्राइटेरिया है जांचने का कि ये फलां बंदा इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है तो इसको आप फैसिलिटेट कर सकते हैं? देखिए, वो तो हम ग्राउंड चेक करते हैं जी, और एक से ज़्यादा दफ़ा डिफरेंट लोग चेक करते हैं। अच्छा। उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन जिस तरह एक मिसकॉन्सेप्शन भी है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑर्फन्स के लिए काम कर रहे हैं, तो ऑर्फन ही होता है, कोई अमीर ऑर्फन या गरीब ऑर्फन नहीं होता। वंस यू आर एन ऑर्फन, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसमें ये नहीं कि अगर किसी ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं तो आप डिक्लेयर कर दें कि इसको हम ये मुस्तहक नहीं है, या तो उसमें ये है कि हमारा एक पूरा निज़ाम है और 3 दफ़ा अलग-अलग चेक होता है, और उसके बाद मुख्तलिफ लोग उसको रिकमेंड करते हैं। फिर हम जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट लेते हैं, तो उसके बाद हम लोगों को उसमें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे नौजवान आज परेशान हैं, अगर तालीम हासिल कर ली है तो रोज़गार कोई नहीं है। सो जो आपने कहा कि आसान कर्जे दिए जाते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है? इस तरह है जी कि बच्चों ने एजुकेशन ले ली है। इस तरह है कि अल खिदमत फाउंडेशन, जैसे आपको इल्म है कि डोनेशंस डोनर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, फिर लोगों तक डोनेशंस पहुंचते हैं। लेकिन हम ये बिलीव करते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं उनको मुसलसल डोनेशंस पे की आदत लगा देना, या उस पर वो बिल्कुल उसी पे डिपेंडेंट, जैसे हम कहते हैं कि अगर किसी को एक फ़िश देने से बेहतर है कि उसको फ़िशिंग सिखा दी जाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का वाक़या भी है कि किसी ने उनसे कहा कि मेरे पास रोज़गार नहीं है, तो उन्होंने उनको कहा आप अपने घर की जो भी चीज़ें हैं वो बेच के तो एक कुल्हाड़ा ख़रीदें और लकड़ियाँ काटें और उससे काम करें। तो हमने एक स्लोगन दिया कि इमदाद नहीं रोज़गार, कि बच्चों को डोनेशंस की बजाय उनको रोज़गार की तरफ लगाया जाए। और उसमें बुनियादी तौर पे हम जो छोटे कर्ज़े दे रहे हैं और उसमें इनिशियली हम 1 लाख का कर्ज़ा बच्चों को देते हैं, फिर उसके बाद उसको अगले साल अगर वो बिला सूद है, अगर वो पे कर देते हैं, नेक्स्ट ईयर उसको 200,000 कर देते हैं। इस तरह बढ़ता जाता है जी। इसके साथ हम इक्विपमेंट भी देते हैं मुख्तलिफ, जैसे कंप्यूटर्स की ज़रूरत है, लैपटॉप्स की ज़रूरत है, किसी को अदरवाइज़ अपने बिज़नेस के लिए इक्विपमेंट की ज़रूरत है, रिक्शा की ज़रूरत है, इस तरह वो हम बिला सूद किस्तों पे देते हैं। तो इसमें इसी के साथ एक कपल्ड चीज़ है कि स्किल ट्रेनिंग के बुनियादी तौर पे ज़रूरत इस बात की है, जो अब हमारे बच्चे यूनिवर्सिटियों से पढ़ के फारिग होते हैं, बेरोज़गार हैं, बिल्कुल जॉब्स हैं नहीं, मुल्क में बिज़नेस का हाल आपके इल्म में, तो उसमें हमने स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू किया है जो इसी के साथ हमारा लिंक है। उसको हम बनो काबिल कहते हैं, और इसमें हम IT की ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं। ज़बरदस्त। और उस ट्रेनिंग के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे विद इन फ्यू मंथ्स जो हैं वो फ्रीलांसिंग के काबिल हो जाएं और इंटरनेशनल मार्केट से ऑनलाइन अपने लिए बिजनेस फेच कर सकें, और वो अपना रोजगार। और ये सहूलत तमाम शहरों में मौजूद है। इनिशियली हमने कराची से शुरू किया। कराची में हमने पहले एक बैच 15,000 बच्चों का ट्रेंड किया है। अब 10,000 बच्चे मजीद वहाँ पे इस वक्त ट्रेंड हो रहे हैं और उनको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन दी गई है, और उनमें से मोस्टली ऑन जॉब है। तो इसी तरह यहाँ पे है, इसमें हमारा ये है कि इनिशियली ट्रेनिंग, देन इंटर्नशिप,
एंड स्टार्टअप फंडिंग कि जो बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं वो अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई उनके पास अच्छा आइडिया है तो उसके लिए स्टार्टअप फंडिंग भी दी जाए। तो इसी तरह ये है कि आईटी की जो ट्रेनिंग है उसमें हमने कुछ बिजनेस इंक्यूबेटर्स भी बनाए। लाइक जो बच्चे अफोर्ड नहीं करते उनको हम एक जगह प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे बैठ के वो इक्विपमेंट भी है, गाइडेंस भी है, वहाँ पे बैठ के वो इंटरनेशनली कम्पीट करें, फ्रीलांसिंग करें और अपना रोज़गार कमाएं। देखें वो जब रोज़गार कमाते हैं डॉलर्स में इनकम होती है और पाकिस्तान को भी ज़र मुबादला मिलता है। यहाँ की जो लोकल जॉब मार्केट है वो भी सैचुरेट नहीं होती, ऑलरेडी सैचुरेटेड है, उसमें मज़ीद इजाफा नहीं होता। तो एक मुल्क को भी फ़ायदा है, उस ख़ानदान को भी फ़ायदा है। और फिर जब वो बच्चा इतने पैसे कमाना शुरू कर देता है कि 50-100 हज़ार मंथली कमाना शुरू कर दे, तो फिर हम उसको वही इक्विपमेंट जो हमने यहाँ प्रोवाइड किया है वो उसको हम बिला सूद कर्जे की शक्ल में दे के उसको कहते हैं कि आप अपने घर पे जाके काम करें क्योंकि आप ट्रेंड हो गए हैं। तो अब उनकी जगह एक दूसरे बच्चे को हम इंडक्ट करते हैं। तो ये उसी को कराची वाले मॉडल को हमने लाहौर में रेप्लिकेट किया है और इंशाल्लाह हम इसको इस्लामाबाद में भी शुरू कर दिया है, पेशावर में शुरू कर दिया है। तो इस तरह हमारा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में इसको किया जाए और स्किल ट्रेनिंग जो है और उसके साथ फिर उनकी फंडिंग जो है और बिला सूद कर्जे, ये हम समझते हैं कि एक जो कहें कि फास्ट ट्रैक शॉर्ट टर्म हल है इस मसले का कि बच्चों को फौरी तौर पे रोजगार नहीं, वो जो वाकई नौजवान बेचारे परेशान हैं फिर मायूस हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। खैर, हम कुछ तालीम और सेहत सहूलियात जो प्रोवाइड की जा रही हैं, फिर हमने फ्लड में देखा कि अलखिदमत की खिदमात पेश रही। इसके साथ साथ अभी जो ग़िज़ा की सूरत हाल है इस पर भी हम बात करेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। सदर अलखिदमत फाउंडेशन हमारे साथ मौजूद हैं और अलखिदमत फाउंडेशन क्या क्या खिदमात सर अंजाम दे रही है इस पर रोशनी डाल रहे हैं हम। ऑर्फन्स के लिए ये किस तरह से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जी सर बताइएगा। जी, ऑर्फन केयर प्रोग्राम हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ऑर्फन्स को अलखिदमत फाउंडेशन 27,000 बच्चों को स्पॉन्सर कर रही है और इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि हम 1 लाख से ऊपर इंशाल्लाह बच्चों को बहुत जल्द स्पॉन्सर करेंगे। 31 ऑर्फनेज हमारे हैं आगोश के नाम से पूरे मुल्क में अक्रॉस द कंट्री। और इसके अलावा हमारा जो ऑर्फन फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम है, घर पे अपनी माँ के पास बच्चों की कफ़ालत करने का हमारा तरीक़ाकार है कि 5 से लेके जो 18 साल तक के बच्चे हैं उनकी हम कफ़ालत करते हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं। एंड इट्स जस्ट नॉट दैट पर्टिकुलर ऑर्फन, हम पूरे उस फैमिली को सपोर्ट करते हैं, उस माँ के लिए भी रोज़गार फराहम करते हैं। इसके अलावा जो दीगर बच्चों को भी सपोर्ट करते हैं, उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन, उसको मॉनिटर करते हैं। इसके साथ साथ हम जो बहुत ब्रिलियंट बच्चे होते हैं उनको कैडेट कॉलेज की तर्ज का एक अदारा हमने मरी में बनाया, वहाँ पे लेके जाते हैं और उनको फिर हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक लुक आफ्टर करते हैं। इसी तरह जो बच्चे ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं हैं, एवरेज हैं, उनके लिए हमने स्किल ट्रेनिंग के प्रोग्राम बनाए हैं। और हम अपने जो ये जैसे लाहौर में 2060 बच्चे हमारे स्पॉन्सर्ड हैं, तो ये जो 800-900 फैमिली है इसको हम हर तरह से तमाम अपने रिसोर्सेज इनकी तरफ हम डाइवर्ट करते हैं। और हर जैसे ईद आती है तो ईद पे उनको हम गिफ्ट्स प्रोवाइड करते हैं, उनको उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग मंथली बेसिस पे करते हैं, उनके लिए हम बड़ी ईद आती है उस पर गोश्त उनको प्रोवाइड करते हैं, माओं को सिलाई मशीनें अदरवाइज़ रोज़गार फराहम करते हैं। माइक्रो फाइनेंस से हम उनको कर्जा दे के कोशिश करते हैं कि अगर किसी ने कोई कारोबार करना है वो अपना कारोबार कर ले। तो इस तरह करके हम पूरी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। एक फैमिली सपोर्ट ऑफिसर होता है जो कि एक 200 बच्चों के क्लस्टर के ऊपर वो उनको लुक आफ्टर करते हैं। मंथ में एक दफ़ा हम उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जो सीरिया में जब वॉर हुई तो जो सीरियन बच्चे आए थे टर्की में, उनके लिए हमने टर्की में एक ऑर्फनेज बनाया हुआ है। और अभी जो पैलेस्टाइन में जो गज़ा में बच्चे ऑर्फन हो रहे हैं, अलखिदमत और उसके पार्टनर्स मिलके हमारा ये हमने प्लेज किया है कि इंशाल्लाह हम सारे बच्चे जो ऑर्फन होंगे उनको हम लोग लुक आफ्टर करेंगे। और इसके साथ साथ जैसे अभी जो बच्चे पैलेस्टीनियन बच्चे यहाँ पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, उन तमाम बच्चों की एजुकेशन का तमाम खर्चा अलखिदमत फाउंडेशन उठाएगी। तो इस तरह हम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी हम कोशिश कर रहे हैं। आई मस्ट अप्रिशिएट कि इतना बड़ा नेटवर्क है और मेरे ख्याल से इस तमाम चीज़ को देखना, चेक एंड बैलेंस रखना
नो डाउट एक बहुत अहम काम है और बहुत मुश्किल भी है, जिसको बहुत खुश उसलूबी से अलखिदमत सर अंजाम दे रही है। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमने ज़रूर बात करनी है जहाँ पर पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से सैलाब ने तबाही मचाई और जो हालात रहे, उस पर भी अलखिदमत ने जिस तरह से अपनी खिदमत जो हैं वो सर अंजाम दी, अगर उनका जिक्र ना किया जाए तो ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। जी, इस तरह है कि जब फ्लड आया था तो जैसे मैंने बताया कि हर जगह पे हमारी टीम्स मौजूद हैं, तो इमीडिएटली हमने रेस्क्यू एंड रिलीफ का काम शुरू किया। 10 बिलियन रुपीस हमने स्पेंड किए रेस्क्यू एंड रिलीफ के काम पे। उसके बाद फिर जब रेस्क्यू कर लिया तो आपको पता है फसलें तबाह हो जाती हैं, लोगों के रोज़गार ख़त्म हो जाते हैं, घर ख़त्म हो जाते हैं, हज़ारों घर बनाए गए और अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है कुछ कॉलोनीज जो कि हमने उनको हैंड ओवर किए हैं, लोग उसमें रहेंगे। मसाजिद की दोबारा तामीर की गई। किसानों की जब ज़मीनों में उनका जो जब सैलाब आ जाता है तो उनके पास फिर पैसा नहीं रहता कि उसको दोबारा से ज़मीन फर्टाइल हो जाती है मज़ीद सैलाब से, लेकिन वो उसके लिए बीज खाद के लिए पैसे नहीं तो वो अलखिदमत ने उनको बीज और खाद, उसको हमने तामीर वतन प्रोग्राम का नाम दे के 10 अरब रुपये मज़ीद उसमें हमने खर्च किए और वो भी जारी है, चूँकि लोग उसमें परेशान थे। तो इसके साथ साथ जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आपने देखा जब कोविड भी आया था तो उस वक्त उसका खौफ था, बहुत ज़्यादा खौफ था, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, डर गए थे। तो उस वक्त सिर्फ अलखिदमत फाउंडेशन थी स्टार्ट में, जिसके जो वॉलंटियर्स थे वो बाहर निकले और उन्होंने लोगों को रिलीफ फराहम किया। लोग सारे घरों में थे, उनके पास रोज़गार नहीं था, तो हमने उनको फूड पैकेजेस दिए, उनको घरों पे खुश्क राशन दिया, उनको अदरवाइज़ हमने खाना पकाया पहुंचाया जहाँ पे नहीं था। तो इस तरह करके हमने कोविड में भी काफ़ी ज़्यादा अलखिदमत फाउंडेशन ने अक्रॉस द कंट्री काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी पाकिस्तान में कहीं डिज़ास्टर होता है तो आप देखेंगे कि अलखिदमत के जो वॉलंटियर्स हैं वो सबसे आगे होते हैं। और इसमें हमें सबसे ज़्यादा आसानी, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारी चूँकि हर जगह वॉलंटियर्स की टीम्स मौजूद हैं, तो हमें बेनिफिशरीज़ को आइडेंटिफाई करके सही जगह पे जो सामान या हेल्प पहुंचाने में बहुत ज़्यादा आसानी सही। आगे रमज़ान मुबारक की आमद है, सो क्या खुसूसी प्रोग्राम होता है अलखिदमत का? देखिए, रमज़ान में हम हर साल जो है राशन देते हैं, करोड़ों रुपए का राशन पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में हम पहुंचाते हैं और अपने डोनर्स के ताउन से। तो इस साल भी इंशाल्लाह रमज़ान में हम उनको राशन देंगे और यही कोशिश होती है कि कोई फ़र्द भूखा ना रहे। और ये हमारा कम्युनिटी सर्विसेज डिपार्टमेंट करता है, बहुत एक्टिवली कर रहा है। इसके साथ साथ हमने गज़ा में 15,000 फैमिलीज़ का प्लेज किया है कि हम उनको रमज़ान में कंप्लीट राशन जो वो हम देंगे 15,000 फैमिलीज़ को ना जी, अलखिदमत फाउंडेशन देगी। तो ये इंशाल्लाह हर साल करते हैं और हर साल ये इम्प्रूव हो रहा है। और माशाल्लाह जब डोनर्स सपोर्ट करते हैं, मुखय्यर हज़रात सपोर्ट करते हैं, तो हमारी आपने डोनर्स का, मुखय्यर हज़रात का जिक्र किया, तो अगर कोई इस कार्य खैर का हिस्सा बनना चाह रहा है, अगर कोई आपको डोनेशन देना चाह रहा है, या फिर आपने कहा कि आपके रज़ाकार बहुत सारे हैं, तो कोई रज़ाकाराना तौर पर इस टीम का हिस्सा बनना चाह रहा है, उसका क्राइटेरिया क्या है? उसमें जी सिंपल है, जहाँ भी आप हैं वहाँ पे जो अलखिदमत का लोकल ऑफिस है आप उसके साथ मुंसलिक हो जाएं। ठीक है। और हमारे इंटरनेट पे हमारे कॉल नंबर्स मौजूद हैं। हमारा लाहौर का जैसे 03,000-771601 नंबर मौजूद है। इसी तरह हमारे हेड ऑफिस के, हमारे दीगर ऑफिस के नंबर्स मौजूद हैं। तो जहाँ कोई वॉलंटियर है जो भी अपनी खिदमत देना चाहता है, बिला तफरीक मज़हब, बिला तफरीक पॉलिटिकल एफिलिएशन, किसी भी तफरीक के बगैर अक्रॉस द बोर्ड इंसानियत की खिदमत करने के लिए हर एक को हम वेलकम करते हैं। बिल्कुल। सर, ओवरसीज़ भी क्या इस चीज़ का हिस्सा बनते हैं, डोनेशन वगैरह की? देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं और उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन वक्त के साथ साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम विद इन द कंट्री अपने रिसोर्सेज को बढ़ाएं। तो ओवरसीज़ का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे अब कम्युनिटीज़ दी जा रही हैं, वहाँ के भी मसाइल बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे वहाँ का जो है डोनेशंस प्रॉब्ली कम होंगी वक्त के साथ। तो उसके लिए हमने तैयारी की है। पाकिस्तान में लोग बहुत ज़्यादा डोनेशंस देते हैं और अभी और ये हमने कोविड में और मुख्तलिफ सैलाब की सूरत हाल में देखा भी कि बहुत लोग जो हैं वो आगे बढ़ते हैं और दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं। स्पेशली ये जो गज़ा का है, गज़ा के हवाले से लोगों ने बहुत दिल खोल के मदद की है। 3 अरब रुपए से ज़्यादा लोग हमें डोनेशंस दे चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये उनका अलखिदमत पे एतमाद है। और हमने भी उसी रफ्तार से, उसी
तरह कोशिश की है कि उसको हकदारों तक पहुंचाया जाए। अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो पैलेस्टाइन में पहले से काम कर रही थी। जैसे मैंने आपको बताया, हमने टर्की में ऑर्फनेज बनाया, दूसरे काम किए। वो बेसिकली हम अपनी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए काम करते हैं, जैसे IHH है, हिरात है, टर्किश ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वो पाकिस्तान में हमारे साथ पार्टनरशिप करती हैं, हम उनके साथ वहाँ पे पार्टनरशिप करते हैं। तो पैलेस्टाइन में हमारा ऑलरेडी ऑपरेशन मौजूद था। जब 7 अक्टूबर को ये वाला मामला हुआ है गज़ा वाला, तो उस वक्त हम वहाँ ऑलरेडी काम कर रहे थे। पिछले साल में हमने तकरीबन 18 करोड़ रुपए की इमदाद हम उनको दे चुके थे, वहाँ के जो मुस्तहक लोग हैं। तो अचानक जब ये वाक़या हुआ तो सेम डे हमारे जो मरकज़ी सदर हैं डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब, उन्होंने वहाँ पे ऑर्डर किया कि इमीडिएटली 10 करोड़ रुपए का, चूँकि अभी वहाँ वेयर हाउसेज़ मौजूद थे, अभी वहाँ खुराक मौजूद थी, दवाइयाँ मौजूद थी, तो 10 करोड़ रुपए की दवाइयाँ और खुराक उन्होंने इमीडिएटली अपने पार्टनर्स को ऑर्डर की, रिक्वेस्ट की कि उसको करके ख़रीद के तो फौरी तौर पे वहाँ पे काम शुरू किया जाए। तो 7 अक्टूबर के दिन डिसाइड हुआ, 8 से हमारा वहाँ पे काम शुरू है। उसके बाद हम जो है पाकिस्तान की जो NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके साथ मिलके यहाँ से हम सामान भेज रहे हैं। इजिप्ट में हमने मिस्र अल खैर और इजिप्शियन फूड बैंक के साथ मिलके इजिप्ट से, चूँकि फूड आइटम ज़रा हैवी होते हैं, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि इजिप्ट से करके तो वहाँ से हम भेज रहे हैं। जैसे जैसे गज़ा में हमें रफ़ा बॉर्डर से ओपनिंग मिलती है और हमें हमारे ट्रक्स को अलाउ करते हैं, तो हम वो उनको भिजवा रहे हैं। उसके साथ साथ हम पाकिस्तान से, चूँकि बाय एयर जाना है कार्गो, वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, तो उसमें हम मेडिसिन भेज रहे हैं और हाइजीन किट्स भेज रहे हैं। इस तरह की चीज़ें हम बहुत ज़बरदस्त है जिस तरह से अल खिदमत अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मज़ीद इसमें आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। इसमें मैं एक लास्टली बता दूं कि जो वहाँ पानी की किल्लत है, तो हमने एक जो मलेशियन वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, उसको हमने 30 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का भी ऑर्डर किया कि जैसे ही सूरत हाल बेहतर हो वहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाएँ गज़ा में। तो इंशाल्लाह ये सफ़र जारी रहेगा आप सब लोगों के, आवाम के। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इसमें मज़ीद आसानियाँ पैदा करे। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारी और आपकी मुलाकात अब कल होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।